नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुख्यालय यानी नागपुर से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है दोस्तों। आरएसएस हेडक्वार्टर से जो बड़ी खबर मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये बहुत ही एक्सक्लूसिव खबर है और इसका असर देश की राजधानी दिल्ली में स्थित भाजपा राष्ट्रीय मुख्यालय पर तो पड़ेगा ही। इसका असर 7 लोक कल्याण मार्ग जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रहते हैं उस पर भी पड़ेगा और देश भर में देश की सत्तारूढ़ पार्टी जो कि ये दावा करती है दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है, उस भारतीय जनता पार्टी पर भी पड़ने जा रहा है दोस्तों। जैसा कि आपने टाइटल देखा, इसमें हमने क्या लिखा है, नड्डा की सियासी पारी खत्म। दूसरी लाइन, भूपेंद्र, धर्मेंद्र, शिवराज और खट्टर भी हुए कट। अब आप चौंक गए होंगे दोस्तों कि नड्डा की सियासी पारी खत्म कैसे हो रही है। जेपी नड्डा की सियासी पारी खत्म कैसे हो गई है। आज की डेट में वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, राज्यसभा में सदन के नेता भी हैं, मोदी सरकार में केंद्र के मंत्री भी है और ये सब जानते हैं कि उनका अध्यक्ष का कार्यकाल खत्म हो रहा है, लेकिन मंत्री तो वो रहेंगे। सियासी पारी उनकी खत्म कैसे हो रही है। तो ये एक बड़ी खबर, बाकी के 4 नामों से जुड़े हुई बड़ी खबर मैं आपको बताऊंगा दोस्तों, लेकिन शुरुआत करते हैं हम जेपी नड्डा साहब से। जेपी नड्डा साहब की सियासी पारी एक तरह से खत्म होती जा रही है। उनकी विदाई अब अध्यक्ष पद से ही नहीं होगी, बल्कि बहुत जल्द उनकी विदाई मोदी सरकार के मंत्रिमंडल से भी होने जा रही है। कहा यह जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने थोड़ी सी मोहलत ले ली है और जब भी उनकी सरकार का कैबिनेट का फेरबदल होगा या विस्तार होगा मंत्रिमंडल का, तो उसमें जेपी नड्डा की छटनी कर दी जाएगी और अगर वो अपने आप को या अपनी ढंग से अपनी छवि को आगे बढ़ा पाए, अगर वो कन्विंस कर पाए अपने नेताओं को, तो ज्यादा से ज्यादा ये होगा कि उनको किसी राज्य का राज्यपाल बनाकर भेज दिया जाएगा, नहीं तो उनकी सियासी पारी खत्म। अब ऐसा कैसे हो गया दोस्तों। जेपी नड्डा जो कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मोदी सरकार में मंत्री है, अचानक से उनकी सियासी पारी कैसे खत्म हो गई दोस्तों। दरअसल जेपी नड्डा को संघ और भारतीय जनता पार्टी में आजकल गुड फॉर नथिंग के रूप में देखा जा रहा है। संघ जेपी नड्डा से खासतौर से उस समय से बहुत ज्यादा नाराज है जब उन्होंने आरएसएस को लेकर यह बयान दिया था कि भाजपा को आरएसएस की जरूरत नहीं है, भाजपा अपने दम पर सक्षम है, मजबूत है। संघ ने उसी समय अपनी ताकत दिखा दी थी, भाजपा को 303 से 240 पर लाकर पटक दिया था लोकसभा चुनाव में। लेकिन जेपी नड्डा के उस बयान को संघ भूला नहीं है। संघ ने देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाने के साथ ही बनवाने के साथ ही ये क्लियर कर दिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कि नड्डा साहब को जाना होगा। देश भर में फैले जो संघ के स्वयंसेवक हैं, जो संघ में प्रत्यक्ष तौर पर काम कर रहे हैं या संघ से जुड़े संगठनों में अप्रत्यक्ष तौर पर काम कर रहे हैं, उन सबकी भावना यही है कि जेपी नड्डा साहब ने जो बयान दिया था उस बयान की सजा उनको मिलनी चाहिए। और बड़ी दिलचस्प बात मैं बताऊं, मैं बाकी चारों नामों पर आऊंगा, उससे पहले जेपी नड्डा के बारे में भी थोड़ा सा बता दूं। संघ का यह मानना है और खास तौर से पिछले कुछ महीनों में कि जेपी नड्डा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद की गरिमा का मान सम्मान नहीं रख पाए। जो व्यक्ति अपना मान सम्मान नहीं रख सकता, जो व्यक्ति राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में अनाप शनाप बोल सकता है, जो व्यक्ति पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से मिलता ना हो, बात ना करता हो, उस व्यक्ति की जरूरत सिर्फ संगठन को ना हो ऐसा नहीं हो सकता, बल्कि उस व्यक्ति की जरूरत सरकार को भी नहीं होनी चाहिए। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों, जेपी नड्डा, ये कहा जाता है, उन पर आरोप लगाया जाता है कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद, पार्टी मुख्यालय में बैठने के बावजूद, अपने ही द्वारा अपॉइंट किए गए राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रवक्ताओं और मोर्चा के अध्यक्षों से समय मांगने के बावजूद महीनों महीनों तक मुलाकात नहीं करते थे। चलिए, ये तो एक और बात हो गई। दूसरी बात, उनमें टालने की बहुत ज्यादा आदत है। चाहे वो संघ की तरफ से कहा जाए, प्रधानमंत्री की तरफ से कहा जाए, गृह मंत्री की तरफ से कहा जाए, वो चीजों को बहुत ज्यादा टालते हैं, स्पष्ट रूप से अपनी बात नहीं कहते। अध्यक्ष के प्रभाव का इस्तेमाल करते हुए, अध्यक्ष की मुहर का इस्तेमाल करते हुए कोई ठोस कदम नहीं उठाते।
इसको मैं पत्रकार के नजरिए से भी आपको बोल सकता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंच पर जेपी नड्डा की मौजूदगी में मंच से पत्रकारों की लगातार हो रही मौतों को लेकर चिंता जाहिर करते हुए यह कहा था कि पत्रकारों के लिए इंश्योरेंस की कोई नई स्कीम आनी चाहिए। उस समय जेपी नड्डा मंत्री नहीं थे, भाजपा के अध्यक्ष थे। नई सरकार बनी 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद और बड़ी बात यह रही कि उनको स्वास्थ्य मंत्रालय ही दिया गया। प्रधानमंत्री ने मंच पर कहा था, पत्रकारों के सामने कहा था, स्वास्थ्य मंत्री बनने के इतने महीनों बावजूद जेपी नड्डा ने उस मामले में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाया दोस्तों। उनकी यही हालत, उनकी यही आदत संगठन के लिए भी मानी जाती है। यह कहा जाता है कि जेपी नड्डा ने चीजों को लटकाते ही नहीं है, बल्कि वो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद की गरिमा का मान सम्मान भी नहीं रख पाते। और यही वजह है कि देश के एक बड़े पत्रकार ने, जो कई भाजपा नेता के करीबी है, उन्होंने एक समय जेपी नड्डा को भाजपा का गड्ढा तक कह दिया था। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने महासचिवों की बैठक में बाकायदा उस महासचिव को डांटा था कि मेरे बारे में अनाप शनाप बोलने वाले को आप बढ़ावा दे रहे हैं, आप मुलाकात कर रहे हैं। और इस तरह की खबर देश के एक प्रतिष्ठित अंग्रेजी अखबार में भी छपी थी। लेकिन जेपी नड्डा पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के बावजूद उस महासचिव के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर सके। उनके अपने ही मुख्यालय में बैठे लोग लगातार उनका मजाक उड़ाते रहते हैं, उन्हें गुड फॉर नथिंग कहते रहते हैं, उनके लिए समुचित सम्मानजनक व्यवस्था नहीं करते हैं। लेकिन वो अपने पद का इस्तेमाल कर, अपने अधिकार का इस्तेमाल कभी कर ही नहीं पाए, अपने लिए इज्जत ओन ही नहीं कर पाए। अध्यक्ष की जो पद की गरिमा होती है, जो सम्मान होता है, वो ओन नहीं कर पाए। अध्यक्ष के पद के अधिकारों का उपयोग नहीं कर पाए और जाते जाते उन्होंने संघ पर भी सवाल उठा दिया। तो अब संघ ये चाहता है कि सक्रिय राजनीति से उनकी विदाई होनी चाहिए और उनकी विदाई की पटकथा लिख दी गई है। कुछ महीनों का सवाल है, मंत्रिमंडल से उनकी विदाई होगी और उनके प्रदेश से ही आने वाले एक युवा नेता को, हिमाचल प्रदेश से आने वाले एक युवा नेता को, जो कि मोदी सरकार में पहले भी मंत्री रह चुके हैं, उनको हिमाचल प्रदेश से केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। मैं यहां पे सिर्फ ये यूज कर रहा हूं कि बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि हिमाचल प्रदेश से बनाया ही जाए। तो एक बात तो ये तय है कि उनकी विदाई होनी है। अब जो दूसरी बात, आप लगातार मीडिया में सुन रहे होंगे, कई तरह के नाम निकलकर सामने आ रहे होंगे कि भाजपा का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा। दोस्तों, भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन बनेगा, किसके हाथ में कमान जाएगी? वो नरेंद्र मोदी का आदमी होगा, अमित शाह का आदमी होगा, या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आदमी होगा, या तीनों आदमी मिलकर किसी एक व्यक्ति को पार्टी का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनेंगे? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कहां से निकल कर आएगा, कैसे बनेगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, किन किन नेताओं की सहमति से बनेगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष, और क्या वो नया राष्ट्रीय अध्यक्ष वाकई जेपी नड्डा की तरह का ही गुड फॉर नथिंग राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा, या अपने अध्यक्ष के प्रभाव का इस्तेमाल करने वाला अध्यक्ष होगा, जो अपने पार्टी हेडक्वार्टर में ऊपर से नीचे तक तमाम पत्ते बदल देगा। वो कहते हैं ना कि एक डायलॉग है कि घर के सारे बल्ब बदल डालो, तो क्या वो भाजपा मुख्यालय के घर के सारे बल्ब बदल सकता है? या उस नए अध्यक्ष को भी ये तमाम बड़े नेता अपने प्रभाव में ले लेंगे? कोई अपने व्यक्ति को मीडिया का प्रभारी बना देगा, कोई अपने व्यक्ति को महासचिव बना देगा, कोई अपने व्यक्ति को मुख्यालय का प्रभारी महासचिव बना देगा, तो कोई अपने व्यक्ति को पार्टी के अलग अलग मोर्चों की कमान सौंप देगा। तो वो राष्ट्रीय अध्यक्ष कैसा होगा? वो जेपी नड्डा की तरह का होगा, वो अमित शाह की तरह का होगा, या पुराने जमाने की बात करें तो वो लाल कृष्ण आडवाणी की या मुरली मनोहर जोशी की तरह होगा? इन तमाम चीजों पे विचार विमर्श चल रहा है। कई सारे नाम आपके सामने चल रहे हैं और मैं आपको बताने चाह रहा हूं, जब हमने पहले ही बता दिया कि चारों नाम कट हो गए हैं दोस्तों। जो नाम देश के बड़े बड़े प्रतिष्ठित न्यूज चैनलों में, हालांकि लोग गोदी मीडिया कहते हैं, मैं उस शब्द का इस्तेमाल करने से बचना चाहता हूं, जो बड़े बड़े चैनलों या अखबारों में चल रहा है, वो तमाम नाम कट हो गए हैं दोस्तों। और एक एक करके मैं बताऊंगा कि क्यों कट हो गए हैं। देखिए, सबसे पहला नाम जो आ रहा है शिवराज सिंह चौहान का। यह कहा गया कि मध्य प्रदेश के लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहे, उनको एक जमाने में लालकृष्ण आडवाणी ने नरेंद्र मोदी के मुकाबले खड़ा करने की कोशिश की। सुषमा स्वराज, जो कि मध्य प्रदेश से लोकसभा सांसद चुनकर आती थी, उन्होंने भी शिवराज सिंह चौहान को खड़ा करने की कोशिश की। संघ को भी लगता था कि गुजरात लॉबी के आगे शिवराज सिंह चौहान एक बड़े नेता के रूप में उभर सकते हैं। लेकिन जब से शिवराज सिंह चौहान केंद्र की मोदी सरकार में मंत्री बनकर आए हैं, संघ उनसे पूरी तरह से निराश हो गया है। अब संघ को यह लगने लगा है कि जो व्यक्ति अपने लिए नहीं लड़ सकता, वो व्यक्ति पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के लिए सरकार से, प्रधानमंत्री से क्या लड़ेगा?
और इस बीच में जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान ने पूरी तरह से सरेंडर कर दिया है, प्रधानमंत्री ने कैबिनेट में उनकी जिम्मेदारी बढ़ा दी है और अब तो उनको केंद्र सरकार की जितनी फ्लैगशिप योजनाएं हैं, जो प्रधानमंत्री की तरफ से चलाई जा रही है, उनके मॉनिटरिंग ग्रुप का अध्यक्ष बना दिया गया है। तो संघ सबसे ज्यादा निराश अगर किसी से हो गया है, तो वो शिवराज सिंह चौहान से हो गया है और संघ अब नहीं चाहता है कि शिवराज सिंह चौहान को पार्टी की कमान सौंपी जाए। दूसरा जो एक नाम लगातार निकलकर सामने आ रहा है, मनोहर लाल खट्टर का। आरएसएस के प्रचारक रहे हुए हैं, नरेंद्र मोदी के जमाने से आरएसएस के प्रचारक रहे हुए, नरेंद्र मोदी के साथ हरियाणा में उन्होंने बहुत काम किया है और यही वजह थी कि जब हरियाणा में भाजपा की सरकार बनी तो तमाम बड़े दिग्गज नेता, उस समय अनिल विज, कैप्टन अभिमन्यु, इस समय तमाम बड़े दिग्गज नेताओं, रामविलास शर्मा जैसे नेताओं को दरकिनार करके पता नहीं कहां से एक नाम निकल के आ गया, मनोहर लाल खट्टर का। लगातार 2 कार्यकाल उनको मुख्यमंत्री रखा गया। तीसरे कार्यकाल में जब हारने की शंका पैदा हो गई तो उनको मुख्यमंत्री पद से हटा के नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाया गया और बाद में तीसरे कार्यकाल में जब मोदी की सरकार बनी तो मनोहर लाल खट्टर को, अपने करीबी मित्र को, अपने करीबी दोस्त को, अपने साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रचारक रहे मनोहर लाल खट्टर को नरेंद्र मोदी अपनी कैबिनेट में मंत्री बनाकर ले आए। यह कहा जाता है कि उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। यह बात बिल्कुल सही है दोस्तों, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद की रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। लेकिन अब यह खबर आ रही है, यह बड़ी खबर आ रही है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने तमाम पहलुओं पर विचार विमर्श करने के बाद अब एक तरह से मनोहर लाल खट्टर साहब के नाम पर भी ना कर दिया है। क्यों कर दिया है? क्योंकि संघ के पास जो फीडबैक पहुंचा उसमें उनको यह समझ आया कि मनोहर लाल खट्टर साहब भी जेपी नड्डा का ही एक वर्जन है। कैसे वर्जन है जेपी नड्डा का? क्योंकि मनोहर लाल खट्टर की यह छवि है कि वो भी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से मिलते नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले कहा कि संघ को यह लगता है, संघ का यह मानना है कि चूंकि केंद्र में लगातार तीसरी बार भाजपा की सरकार है तो पार्टी मुख्यालय में एक ऐसा व्यक्ति बैठना चाहिए जो नेताओं से मिले, कार्यकर्ताओं से मिले, उनकी नाराजगी दूर करे, ताकि 2029 में एक सकारात्मक माहौल भाजपा के पक्ष में बन सके। और मनोहर लाल खट्टर उस पैमाने पर खड़े नहीं उतर रहे हैं। अब 2 नाम और आते हैं, भूपेंद्र यादव और धर्मेंद्र प्रधान। इन दोनों का नाम क्यों खारिज हुआ? देखिए, हालांकि इन दोनों के नाम के खारिज होने के पीछे बड़ी वजह जो है उनकी जाति है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओबीसी है और इन दोनों नेताओं का जो नाम आ रहा है, धर्मेंद्र प्रधान और भूपेंद्र यादव, ये दोनों भी ओबीसी है। लेकिन संघ जाति कहकर किसी भी नाम को खारिज नहीं कर सकता। तो इन दोनों के नाम के खारिज करने की जो वजह आई है, भूपेंद्र यादव को लेकर साफ साफ ये कहा गया कि ये अमित शाह के बहुत करीबी है और पार्टी को नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रभाव से मुक्त एक नेता चाहिए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के लिए। इसके साथ साथ धर्मेंद्र प्रधान, जो एक समय सबसे आगे चल रहे थे, संघ मोटा मोटी उनके नाम पर सहमत होता हुआ भी दिख रहा था, क्योंकि वो बहुत ही मिलनसार नेता माने जाते हैं, कार्यकर्ताओं से मिलते हैं, मनाने की उनकी छवि बहुत ज्यादा है। जहां भी नेता नाराज होते हैं वो यूनिक स्टाइल से उनको मनाते हैं, उनके घर तक चले जाते हैं उनको मनाने के लिए, और नेता आमतौर पर मान जाया करते हैं। लेकिन उनके साथ सबसे बड़ी दिक्कत ये हो गई कि एनटीए एग्जाम में जिस तरह का रवैया उन्होंने शुरुआती दौर में अपनाया, संघ और संघ से जुड़ा छात्र संगठन, खासतौर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की जो रिपोर्ट संघ के पास गई, वो बहुत पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं गई, तो इनका नाम भी कट हो गया। भूपेंद्र यादव का नाम मैंने आपको बता दिया कि अमित शाह के करीबी है, काफी करीबी है, और संघ इस गुजराती लॉबी के प्रभाव से बाहर पार्टी को निकालकर ले जाना चाहता है। इसको आप नेगेटिव सेंस में भी समझ सकते हैं, इसको आप पॉजिटिव सेंस में भी समझ सकते हैं। तो संघ को उस तरह का व्यक्ति पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में चाहिए जो नेताओं से बात कर सके, कार्यकर्ताओं से बात कर सके, उनकी समस्याओं को दूर कर सके, अपने लिए सम्मान हासिल कर सके, फैसले ले सके, तुरंत फैसले ले सके, कठोर फैसले ले सके। और एक बड़ी दिलचस्प चीज है, जब मैं बात कर रहा था एक बड़े वरिष्ठ नेता से, तो मुझे यह कहा गया कि संघ ये भी चाहता है कि मीडिया के साथ भी कुछ हद तक रिश्ते सुधारने वाला कोई व्यक्ति चाहिए पार्टी मुख्यालय में बैठने वाला। और इस बात का जिक्र क्यों हुआ दोस्तों? इस बात का जिक्र जेपी नड्डा साहब से ही हुआ। ये बड़ी दिलचस्प घटनाएं हैं 2-3 अगर मैं आपको बताऊं तो। जेपी नड्डा साहब हिमाचल प्रदेश से आते हैं, ये हमें और आपको सबको पता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ये पता है कि जेपी नड्डा साहब का जन्म बिहार की राजधानी पटना में हुआ। पटना उनकी जन्मभूमि भी रही और पटना उनकी शुरुआती कर्मभूमि भी रही।
एक दौर था जब जेपी नड्डा को पटना में यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो प्रेस रिलीज लेकर वहां पर जितने अखबारों के दफ्तर हुआ करते थे उन अखबारों के दफ्तर जा जाकर वहां पर प्रेस रिलीज बांटा करते थे। कायदे से उनके संबंध तो मीडिया के साथ बहुत अच्छे होने चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। जब पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में उन्हें राष्ट्रीय मुख्यालय, जो पुराना वाला राष्ट्रीय मुख्यालय का मैं जिक्र कर रहा हूं, शायद मुझे याद आ रहा है कि उस समय भाजपा के राष्ट्रीय सचिव ये बनाए गए थे शायद, अगर मैं ठीक ठाक याद कर पा रहा हूं तो जो 11 अशोका रोड पर भाजपा का जो पुराना राष्ट्रीय मुख्यालय हुआ करता था, जब इसकी जिम्मेदारी उनको दी गई तो मेन बिल्डिंग में उन्होंने पत्रकारों के घुसने पर प्रतिबंध लगा दिया था। उस समय मैंने इनके एक वरिष्ठ नेता से पूछा कि अरे इनके संबंध तो मीडिया से बहुत अच्छे होने चाहिए, पटना में अखबारों अखबारों के दफ्तर जाते थे। तो उन्होंने हंसते हुए कहा कि पता नहीं यार, पता नहीं पटना के किसी अखबार के संपादक ने या कुछ उलूल जुलूल बोल दिया होगा इनको, हो सकता है इनके दिल में कोई घर कर गई होगी कोई बात, और इसलिए इन्होंने पत्रकारों के साथ जैसे इनको पहला मौका मिला इन्होंने ये फैसला ले लिया। हालांकि संगठित हुए सारे पत्रकार, उस समय इस तरह का माहौल नहीं था कि पत्रकार डर जाते थे, दब जाते थे। सारे बीजेपी कवर करने वाले पत्रकार संगठित हुए, अपना विरोध दर्ज कराया राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने, तो उस फैसले को वापस ले लिया गया। लेकिन जब वही व्यक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने दोस्तों, तो पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय में मैंने उस तरह का भी दृश्य देखा कि कभी कभार तो चलिए पत्रकार से मिल लेते थे, लेकिन ज्यादा समय जैसे ही वो अपने हेडक्वार्टर में एंटर करते थे तो वो जो गलियारा आता था, बालकनी आती थी जहां पे उनके मीडिया सेल के जो राष्ट्रीय संयोजक है अनिल बलूनी, उनका कमरा हुआ करता था, वहां रस्सी की, मोटी रस्सी की बैरिकेडिंग लगा दी जाती थी कि कोई पत्रकार जेपी नड्डा जी के पास चला ना जाए, जेपी नड्डा जी को देख न ले। अब पता नहीं ये अनिल बलूनी या संजय मयूख की जोड़ी ये लगाती थी, या फिर ऊपर से आदेश आता था जेपी नड्डा साहब ही पत्रकारों से मिलना नहीं चाहते थे, और अगर वो कोई खबर दे दे पत्रकारों को तो बड़ा डर लगता था इसको चलाए या ना चलाए, क्योंकि वो खबर कितनी सच होगी कितनी झूठ होगी कह नहीं सकते। तो ये जेपी नड्डा साहब के बारे में बताने का मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि संघ अब बिल्कुल इससे दूसरी छवि का कोई नेता चाहता है। क्या चाहता है? जब मैंने कहा कि नागपुर से बड़ी खबर आ रही दोस्तों, तो बाकायदा मेरी बात हुई तो उन्होंने मुझे 3-4 चीजें बताई। मैंने उसको नोट डाउन कर लिया अच्छे से कि इस पैमाने पे देखते हैं कि कौन बन के आता है। पैमाना क्या है उनका देखिए, युवा नेता होना चाहिए। अब युवा नेता होना चाहिए का मतलब भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को, जिनकी उम्र 22, 23, 24, 25 साल, 30 साल, 35 साल है, उनको खुश होने की जरूरत नहीं है। राजनीति में युवा नेता का मतलब 45 से 55 साल। तो संघ ये चाहता है कि भाजपा का जो अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष बने वो नई पीढ़ी का हो, पीढ़ीगत बदलाव हो, यानी वो 45 से 55 वर्ष की आयु के बीच होना चाहिए। हाँ, भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए अच्छी खबर मैं यहां दे सकता हूं कि ज्यादा संभावना इस बात की है, बल्कि 99% संभावना इस बात की है कि भाजपा का अगला राष्ट्रीय अध्यक्ष जो बनेगा दोस्तों, वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के बैकग्राउंड से ही आने वाला होगा। कई नाम है, लेकिन आज मैं उन नामों का खुलासा अभी नहीं करूंगा। अभी तो मैं बता रहा हूं आपको कि जिनके नाम पूरी तरह से कट गए हैं। अब दूसरा आइए, लेकिन इसी पे 45 से 55 साल, तो आप कहेंगे भूपेंद्र यादव साहब की उम्र भी 55 वर्ष है, धर्मेंद्र प्रधान साहब की उम्र भी 55 वर्ष है, तो इनके नाम क्यों कट गए? इनके कारण मैं आपको पहले बता चुका हूं। और संघ को ऐसा चाहिए जो भविष्य के अगले 10 साल 15 साल की राजनीति करे, यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने और फिर पार्टी की आगे की राजनीति भी करे। अगला कैटेगरी क्या था कि उसकी छवि क्लीन होनी चाहिए, कोई बैगेज नहीं होना चाहिए, कोई आरोप नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लीन छवि, कोई आरोप नहीं, ताकि किसी भी स्तर पर किसी भी मामले को लेकर कोई भी उन पर दबाव न डाल सके। जब मैं दबाव का जिक्र कर रहा हूं दोस्तों, तो इसका मतलब यह समझिए कि कोई उनको ब्लैकमेल न कर सके। कम कह रहा हूं, ज्यादा समझिए इसको। तो इस तरह की क्लीन छवि वाला नेता चाहिए। और मैंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान का जो नाम कटने की जो एक बड़ी वजह थी, सीधा सीधा उन पे आरोप नहीं था, लेकिन एनटीए के एग्जाम के मसले पर जिस तरह के शुरुआती दौर में उन्होंने बयान दिया था, उस बयान को लेकर या उनके पूरे रवैये को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बड़े नेताओं ने आरएसएस को जो फीडबैक दिया, उनके रवैये को लेकर वो बहुत नेगेटिव फीडबैक दिया, और संघ ने इसको एक तरह से मान भी लिया है। अगला क्राइटेरिया क्या है? मिलनसार होना चाहिए, यानी पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं से मिलते रहना चाहिए, उनकी बात सुनने वाला होना चाहिए, फैसला लेने वाला होना चाहिए, जो जेपी नड्डा कर नहीं पा रहे थे।
ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे अपनी पद की गरिमा का, मान सम्मान का ध्यान हो और जो अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सके, यानी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद वो अपनी मर्जी से, अपने हिसाब से अपनी नई टीम बनाए। ये ना हो कि कुछ व्यक्ति को प्रधानमंत्री मोदी की सिफारिश पे बना दिया जाए, कुछ व्यक्ति को अमित शाह की सिफारिश पे बना दिया जाए और बाकी जो इतने नाम मैंने गिना दिए सबके नाम पे एक एक दो दो नाम लेके वो एक संगठन बना दे, जो संगठन उनका अपना ना हो, पता नहीं किसका हो, जिसका सामना जेपी नड्डा साहब कर रहे हैं कि संगठन उन्होंने बनाया, मिलते नहीं है, पता नहीं वो संगठन बनाया किसने। तो इस तरह का नेता संघ को चाहिए। अगला क्या था? फैसले को लटकाए नहीं। ये एक बड़ा सेटबैक निकल के आया, क्योंकि पिछले 1-1.5 सालों में संघ की तरफ से भी कई सुझाव आए पार्टी संगठन को लेकर, प्रधानमंत्री की तरफ से भी कई सुझाव आए, अमित शाह की तरफ से भी कई सुझाव आए। और ये बड़ा अजीब लगेगा आपको जब मैं ये कहता हूं कि संघ प्रमुख या प्रधानमंत्री या गृह मंत्री के दिए गए सुझावों को भी जेपी नड्डा ने लटकाए रखा महीनों तक, क्योंकि वो काम करना ही नहीं चाहते थे। और हालत ये हो गई कि आप याद कीजिए कि शुरुआती वर्षों में, यानी पार्टी के कमान संभालने के शुरुआती समय में, जिस तरह की मीटिंग की अध्यक्षता जेपी नड्डा साहब खुद किया करते थे, मजबूरी में चुनाव से जुड़ी, चुनावी प्रक्रिया से जुड़ी, उम्मीदवारों से जुड़ी, भाजपा संगठन के कार्यक्रमों से जुड़ी तमाम बैठकों में फिर अमित शाह को भी मौजूद रहना पड़ा। यानी बाद की जितनी बैठकें हुई उन तमाम बैठकों में, चाहे वो उम्मीदवारों के चयन को लेकर हो, चाहे विभिन्न राज्यों की कोर कमेटी की बैठक हो, चाहे अन्य स्तर की बैठक हो जो संगठन के भविष्य के कामकाज को लेकर हो, चाहे सदस्यता अभियान तक को लेकर जो बैठक हो, उसमें अमित शाह रहते थे। क्योंकि अमित शाह जानते थे, बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष, संघ और अमित शाह के रिश्ते जो भी रहे हो, लेकिन बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के कामकाज को संघ आज भी प्रशंसा की दृष्टि से देखता है, इस लिहाज से कि अमित शाह फैसला लेते थे, अडिग रहते थे, कार्यकर्ताओं से बात करते थे, भले ही उनकी बात मानना या ना मानना ये वो तय करते थे, लेकिन बात जरूर करते थे और बहुत ही ठोस शब्दों में हां या ना दोनों बता दिया करते थे, लटकाते नहीं थे। तो ये क्राइटेरिया संघ की तरफ से है। अब विचार विमर्श क्या करना है? देखिए, संघ की तरफ से क्या कोई नाम आया है या संघ ने क्या इन नामों पर साफ साफ ना कह दिया है? बिल्कुल नहीं दोस्तों। आप ये टीवी चैनलों और अखबारों की खबरों में नहीं जाइएगा। संघ इस तरह से खुलकर कभी कोई बात कहता नहीं है। संघ इस तरह से खुलकर कोई नाम ना तो खारिज करता है, ना कोई नाम रखता है। वो इशारों इशारों में बात करता है और इशारों को पहुंचाने के कई तरीके होते हैं उसके। तो संघ ने अप्रत्यक्ष तौर पर इन नामों को खारिज कर दिया है। लेकिन फिर संघ ने नाम किसका दिया है दोस्तों? यह भी बड़ी दिलचस्प जानकारी बता दूं मैं। संघ ने अपनी तरफ से सिर्फ एक ही नाम सामने रखा था, देवेंद्र फडणवीस का, और यह कहा था कि अगर वो महाराष्ट्र की राजनीति से बाहर जाना चाहते हैं, यानी उन्हें महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, तो उनको पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की बातचीत के बाद, सहमति के बाद, जो नरेंद्र मोदी के सम्मानजनक विदाई का एक फॉर्मूला जो बन चुका है, उसके बाद देवेंद्र फडणवीस को महाराष्ट्र की कमान सौंप दी गई है। तो फिलहाल संघ जो है देवेंद्र फडणवीस को लेकर उसने कोई बड़ी योजना बना रखी है, तो इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में अब देवेंद्र फडणवीस तो नहीं है। लेकिन भविष्य में, मैं फिर कह रहा हूं, बड़ी योजना बनाई गई है उनको लेकर, तो वो एक अलग समय पर उसको लागू किया जाएगा। लेकिन यहां पर अब संघ ने कोई नाम नहीं दिया है दोस्तों। ये बड़ी दिलचस्प जानकारी मैं बता दूं आपको। संघ ने कोई नाम नहीं दिया है। देवेंद्र फडणवीस के बाद संघ की तरफ से कोई नाम भाजपा मुख्यालय नहीं पहुंचा है, कोई नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं दिया गया है, बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर संघ ने, जो मैं क्राइटेरिया आपको बता रहा हूं, ये क्राइटेरिया जो ये मापदंड है, ये पूरी तरह से लिखकर बीएल संतोष को बता दिया गया है, जो भाजपा के राष्ट्रीय संगठन महासचिव है, और उनके जरिए ये पूरा जो मापदंड है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह तक पहुंचा दिया गया है। और संघ ने यह दायित्व अब नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बीएल संतोष, इन तीनों नेताओं को दे दिया है कि आप इस मापदंड पर नए नामों को ढूंढिए जिनको पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान सौंपी जा सकती है, और उसके बाद हम बैठकर विचार विमर्श करते हैं।
तो ये भाजपा की राजनीति से जुड़ी एक्सक्लूसिव खबर, भाजपा की राजनीति से जुड़ी सबसे बड़ी खबर मैं आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों कि किन किन के नाम कट गए हैं, किन की विदाई होने जा रही है। तो ये अब तक की सबसे बड़ी खबर है और जैसे ही नामों को लेकर कोई ठोस बात सामने आएगी दोस्तों, तो मैं फिर से आपके सामने आऊंगा और वो बड़ी खबर बताऊंगा कि भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की कमान अब किसको मिलने जा रही है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।